गुड इवनिंग। क्या टॉपिक पढ़े थे लास्ट? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में आपने लिखा था टायरों में भरी जाती है ना? ठीक है। तो चिप्स के पैकेट्स में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। अरे यार क्लोज कर दें इसको। वाओ, गई हो। चलिए, तो नाइट्रोजन के बाद, अच्छा नाइट्रोजन के बाद नहीं, नाइट्रोजन में 2-3 बातें और आपको काम आएगी अपने साइंस के अंदर। आपको पता होगा कि मानव नहीं, एक टॉपिक पता होगा यूरिया। यूरिया क्या होता है? NH2 CONH2 होता है क्या? ठीक है भाई। तो यूरिया जो है, यूरिया में क्या कार्बन है? क्या कार्बन है? तो जिसके अंदर कार्बन होते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है। अब आप बायो में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ोगे, देखो कैसे पढ़ोगे कि मानव यूरिन द्वारा यानी मूत्र द्वारा किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। पता है क्या ये? मानव मूत्र के द्वारा किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। और जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक। अतः कैसा प्राणी है? यूरियोटेलिक प्राणी है। ठीक है। आपको पता है यूरिया हमारा उत्सर्जित पदार्थ होता है, हम लोग इस यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, मूत्र का नाम आया, तो मूत्र में गंध और मूत्र की रंग, मूत्र की रंग और मूत्र की गंध, ये किसकी वजह से होती है? तो यूरिन की गंध का कारण क्या होता है? NH3 अमोनिया होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे यूरिन की जो स्मेल होती है उसका कारण होता है अमोनिया, और रंग का कारण क्या होता है? रंग का एक कारण होता है, यूरिन के लिए वर्ड आता है यूरो, और कलर देने वाले पदार्थ के लिए लगता है क्रोम। नाम बन गया। तो यूरिन का कलर किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। ये 2 क्वेश्चन तो आप याद रखना। ठीक है। फिर अगली बात, यूरिया की बात आई तो यूरिया के बारे में कुछ बातें पूछी जाती है। पहली बात पूछता है आपको क्या? क्वेश्चन आपको पूछता है इस तरह से कि भाई ये बताओ, यूरिया में कार्बन है क्या? है ना? तो क्वेश्चन आता है कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? क्या था भाई? यूरिया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है किसने बनाया? तो साइंटिस्ट था जिसका नाम था वोलर ने बनाया। तीसरी बात पूछता है आप लोगों को क्या कि भाई यूरिया में नाइट्रोजन है क्या? तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 46%। और यूरिया का यूज किस में करते हो आप, जरा बताओ?
खाद में करते हो क्या, उर्वरक में करते हैं क्या, फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। तो ये सारी बातें पूछी जाती है। प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला केमिकल या ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है, यूरिया है। किसने बनाया, वोलर ने बनाया। यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट, 46%। यूरिया का यूज़ किस में होता है, खाद उर्वरक के रूप में। हमारे यूरिन के द्वारा हम लोग कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं। इसलिए हम लोग कौन से प्राणी हैं, यूरियोटेरिक प्राणी। जबकि मछलियाँ क्या निकालती है, अमोनिया, इसलिए मछलियाँ होती है अमोनोटेलिक। पक्षी क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड, तो वो कौन से हैं, यूरिकोटेलिक। ये सब पढ़ते हो ना, तो बायो में पढ़ेंगे क्या, बायो में पढ़ाएंगे सर आपको उत्सर्जन तंत्र, वहाँ ये सारी बातें आएगी, ठीक है। लिख लोगे सारी बातें, जल्दी लिखो। लिख लिया, नहीं लिखा तो मुस्कुरा क्यों रही है, मुझे देख के क्यों। अच्छा तुम्हारा फेस ही ऐसा है, हंसमुख। फेस तो एक का ऐसा, तुम चारों क्यों हंस रहे हो साथ में, 1 पर 3 फ्री है क्या सुख दुख की बातें करने में लगे हुए हो, है ना। तुम तीनों साथ मत बैठा करो, तुम तीनों साथ बैठते हो ना, सुख दुख की बातें करते रहते हो। मेरे को क्यों जलन होगी, तुम इतने भी अच्छे नहीं हो जो मुझे जलन हो तुमसे देख के। ये तो केवल तुम्हें लगता है ऐसा, मुझे तो बस डिस्टरबेंस होता है। जलन होने जैसा होना भी तो चाहिए तुमने कुछ। अब पढ़ ले, बातें मत कर। हटाएं इसको। हटाएं। तो इतनी बातें आपको नाइट्रोजन में ध्यान रखनी है, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद अगली लिखिए ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन की खोज का जरूर याद रखना आप। ऑक्सीजन की खोज का श्रेय जाता है, तो इसका भी एक नाम है साइंटिस्ट का, उसका नाम भी क्या है, ले। तो ये कौन सा ले था,
ये था पृष्ठ ले, और ये ऑप्शन नहीं मिले तो एक और दूसरा साइंटिस्ट वो भी था ले, वो ले था कौन सा, शिले। तो आप तो सब कुछ भूल जाओ तो दो बातें याद रखना, ले और ले। कितनी बार ले, 2 बार ले। तो ले लेने किया था इसका खोज, एक तो पृष्ठ लेने और शिले ने। फिर दूसरी बात, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी है, नाइट्रोजन, और ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भूपर्पटी, पृथ्वी की सतह पर भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन है, तो सर्वाधिक कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक तत्व पूछ ले ऐसे, तो देखिए कौन कौन से हैं। ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद आयरन है। ये तत्व सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कहाँ, भूपर्पटी, पृथ्वी की सतह पर। अब यहाँ से कन्फ्यूजन आता है कि सर कहीं तो किताब में लिखा होता है पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व सतह पर वो ऑक्सीजन है, कहीं लिखा होता है एल्यूमिनियम है। कौन सा सही है, सबके अलग अलग आंसर है, सबके अलग अलग क्वेश्चन है। अगर पूछे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व पृथ्वी की सतह पर तो कौन, ऑक्सीजन। लेकिन ये पूछे कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली अधातु कौन सी है, तो आंसर क्या दोगे, तो अभी आंसर ऑक्सीजन ही दोगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है, अधातु ही होती है। ठीक है। सिलिकॉन क्या होती है, धातु होती है, बिल्कुल गलत है, ये उपधातु होती है, मेटलॉइड होती है। ठीक है। एल्युमिनियम और आयरन क्या होती है, धातु होती है। अब क्वेश्चन ढंग से सुनो, अगर पूछे पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली अधातु, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली उपधातु, सबसे ज़्यादा पाए जाने धातु। तीनों का क्वेश्चन अलग अलग है, तीनों के आंसर अलग अलग है। ठीक है। धातु पूछे तो धातु तो एल्यूमिनियम है, सेकंड नंबर पे पूछे तो आयरन है, उपधातु पूछे तो सिलिकॉन, अधातु पूछे तो ऑक्सीजन। लिख लोगे। दूसरी बात सुनो, फिर पूछता है ऑक्सीजन स्वयं जलती है, जलाने में सहायक है, तो ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, परंतु स्वयं नहीं जलती। कोशिका तो पढ़ा दिया ना सर ने, ठीक है। हम लोग श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और क्या निकालते हैं, जबकि प्लांट इधर देखो, पहले बात करेंगे जंतु की। जंतु श्वसन में कौन सी लेते हैं, क्या निकालते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बात करें पादप, पादप श्वसन में क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। और CO2 निकालते हैं, सब यही बोल रहे हैं, या फिर CO2 लेते हैं और O2 निकालते हैं। पहले वाले कितना जना बोल रहे हैं कि ये वाला आंसर सही है, हाथ खड़े करो एक बार जरा। दोनों की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो ये पूछ रहा हूँ कि श्वसन में O2 लेते CO2, ये कितने जने बोल रहे हैं, हाथ खड़े करो, 10-12 जने। ठीक है। दूसरे वाले कितने जने बोल रहे हैं कि दूसरा वाला होना चाहिए, कोई भी नहीं बोल रहा, 2-4 जने तो हैं इसके भी, क्यों पढ़ते हैं हम लोग। और जो किसी भी तरफ हाथ खड़े नहीं कर रहे वो बाराती है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी बोलो सर, हमको तो लिखना है, लिखने से मतलब है। चलो, क्योंकि आप लोग ये पढ़ते हो कि पादप CO2 लेते हैं और O2 निकालते हैं, लेकिन वो कब करते हैं, वो श्वसन में। तो ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। ठीक है, यही है। और आप ऐसे भी एक बात जानते हो कि जितने भी सजीव हैं उनको जिंदा रहने के लिए श्वसन करना पड़ेगा, श्वसन करना पड़ेगा, तो वो लेंगे क्या, ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन कहलाती है कौन सी वायु, याद आ गई क्या बात। अब मुझे बताओ सजीव कौन है, जंतु या पादप, दोनों सजीव है, जंतु पादप दोनों सजीव हैं।
तो फिर ज़्यादा दिमाग क्यों लगाते हो? जंतु पादप दोनों सजीव, तो दोनों ही O2 लेंगे और क्या निकालेंगे? CO2। तो वो कन्फ्यूजन आना ही नहीं चाहिए कि आप ये बोल ही नहीं सकते हो कि सर जब दोनों सजीव हैं तो दोनों को श्वसन में चाहिए O2, निकालेंगे CO2। तो ये क्यों करेंगे? ये तो केवल वो स्पेशल कंडीशन में करते हैं जब फोटोसिंथेसिस करते हैं। समझ में आ गई? चलो, हम जंतु है या पादप? पिछले बैच में मैंने पूछ लिया गलती से एक बच्चे से, हम किस में आते हैं, जंतु में, पादप में या अदर्स में? क्या होगा? जंतु, जंतु, जंतु। हाँ बता, जंतु में आते हैं, जानवर है हम हैं। पड़ोसी, पड़ोसी भी जानवर है। सब जंतु में आते हैं अपन या अन्य में आते हैं? जंतु में आते हैं। सबसे विकसित जंतु हैं हम लोग। कौन? किस में आते हैं हम लोग? मैमल्स में आते हैं, स्तनधारियों में आते हैं ना। कारण क्या, हम जंतु क्यों हैं? क्यों है हम जंतु क्यों हैं? हमारी हरकतें जंतुओं जैसी हैं। इधर देखो, इधर देखो, देखो भाई, जिसको नहीं पता हो वो ऐसे याद रखना। देखो आपको एक बात बताता हूँ, मोदी जी आपको कौन सी बात बताते हैं भाई? मन की बात। मैं आपको कौन सी बात बताऊंगा? देखो आपको आज अंदर की बात बताता हूँ एक, जो आपने कभी नहीं सोची होगी। देखो हम लोग जंतु क्यों हैं? देखो बचपन में अपन पढ़ते थे क्या? अपन नहीं पढ़ते थे, तभी तो ये हालत है, आज कोचिंग करने की जरूरत पड़ रही है। तो बचपन में अपन पढ़ते नहीं थे। मास्टर जी कहते तू नहीं पढ़ सकता क्योंकि तेरी बुद्धि बिल्कुल कैसी है भाई, गधों जैसी। गधा क्या होता है? देखो जंतु ही तो होता है। नहीं पढ़ते थे तो मास्टर जी हमें क्या बनाते थे बचपन में? मुर्गा क्या होता है? ऐसा थोड़ी कहते जा पीपल बन के खड़ा हो जा, कहते जा मुर्गा बन के खड़ा होता। अब रिजल्ट आया, बच्चा फेल तो उसने स्कूल से बाहर निकाल दिया, वो रोड पे खड़ा हुआ है। अब पास में से जा रही है कोई एक लड़की, अब इसको कैसे देख रहा है भाई? ये कैसे देख रहा है? घूर घूर के। तो ये लड़की क्या कहेगी? अबे किसकी तरह घूर रहा है? कुत्ता भी क्या होता है? तो देखो बचपन से लेके अपनी हरकतें कैसी है, सारी जंतुओं की जैसी है ना। अपन ऑब्वियसली बात है, जंतु। बस इतना कहने की जरूरत थी, आस पड़ोस वाले ने धो दिया इसको। और किसकी तरह धोया? बहुत मारा, घर पे लेके गए। अब घर पे इसके मम्मी पापा थे, ये इसके पापा, ये इसकी मम्मी। तो पापा को कहते हैं अरे देखो आपका बच्चा स्कूल में गधा बना रहता है, मुर्गा बना रहता है, गधों की जैसी बुद्धि है, रास्ते में कुत्तों की तरह घूरता है लोगों को। पापा क्या कहेंगे? अरे आखिर लड़का किसका है? शेर भी क्या होता है? होता तो जंतु है ना। तो आदमी पैदा होता है, जब तक मरता है तब तक क्या रहता है? जंतु रहता है। हम भी क्या है? लेकिन सबसे विकसित जंतु है देखो अपन, ठीक है ना। तो इसमें शर्माना नहीं, कोई के जानवर तो कोई कितना सेम टू यू, ठीक है। तो भाई अपन जंतु ही होते हैं, ठीक है ना, कोई शर्माने वाली बात नहीं। लेकिन सबसे विकसित जंतु, और हम लोग किस में आते हैं? मेमेलिया में आते हैं, पता ना, स्तनधारी में आते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग श्वसन करेंगे तो O2 लेंगे और CO2 निकालेंगे, जबकि प्लांट श्वसन करेंगे तो तब भी वो O2 ही लेंगे और CO2 निकालेंगे। लेकिन जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब क्या लेते हैं? CO2 निकालते हैं और O2 निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण कब कब होगा? जब जब प्रकाश मिलेगा। प्रकाश कब मिलता है? दिन में। इसलिए आप लोग ये लाइन पढ़ते हो कि दिन में तो प्लांट CO2 लेते हैं और O2 निकालते हैं, जबकि रात को प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा? बंद। तो वो भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, वो भी क्या करेंगे? श्वसन। तो वो भी अब बेचारे क्या करेंगे? रात को O2 लेंगे और CO2 लेंगे। इसलिए आप ये लाइन पढ़ते हो कि दिन में तो प्लांट CO2 लेते हैं और O2 निकालते हैं, जबकि रात को O2 लेते हैं और CO2 निकालते हैं। तो दिन और रात का केस नहीं, केस है फोटोसिंथेसिस का, कि दिन में प्रकाश संश्लेषण होगा तो CO2 लेंगे और O2 निकालेंगे, रात को नहीं होगा तो O2 लेंगे और CO2 निकालेंगे। तभी तो आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो, आ चुका है पेपर में, कि रात्रि के समय पेड़ों के नीचे, क्योंकि उस पर चुड़ैल पाई जाती है, क्योंकि वो रात को क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं। बात समझ में आ गई? ये लाइन लिख लो, बहुत बार पूछी जाती है। पहले ये लिख लो,
भूपर्पटी का मतलब अर्थ क्रस्ट सरफेस, पृथ्वी की सतह। कर लिए गोभी? तो लिख लो नोट लगा के, रात्रि के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात्रि के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्योंकि वो क्या छोड़ते हैं? क्योंकि वे CO2 छोड़ते हैं। चलिए, इतनी बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है। ऑक्सीजन के बाद एक एलिमेंट बच रहा है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी आवर्त सारणी में इसकी विद्युतीनता क्या होती है? सर्वाधिक विद्युतीनी, सर्वाधिक विद्युतीनी तत्व है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युतीनता का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। तो ये पूछेगा नहीं ये तो अपने, लेकिन नॉलेज के लिए ध्यान रखना। और ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये आसानी से क्या करता है? ऑक्सीकरण कर देता है। ये दो बातें इसकी। अच्छा, इसकी अधिकता से, फ्लोराइड की अधिकता से दांतों में क्या आता है? पीलापन। तो फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है दांतों में? फ्लोरोसिस। सुना है क्या कि दांतों में पीलापन आ जाएगा, फ्लोराइड की अधिकता से आएगा, इसलिए रोग को नाम बोल दिया क्या? फ्लोरोसिस। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। यह सबसे एक्टिव एलिमेंट है? नहीं, एक्टिव नहीं है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओजोन, ओजोन पढ़ेंगे ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट है आपके सिलेबस में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ पढ़ाऊंगा उसको। कर लिया गोभी? एक और एलिमेंट बचा है लास्ट, नियोन। नियोन, नियोन भी अक्रिय गैस है क्या? ठीक है। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि कैसी गैस है? अक्रिय, इनर्ट गैस है। और इसका यूज किया था रंगीन बल्बों में, कलर्ड बल्ब्स में, रंगीन बल्बों में भरी जाती है। और इसका यूज करते हैं कोहरे में देखने के लिए। तो ये क्वेश्चन आता है हवाई पट्टी पर, रनवे पर अत्यधिक कोहरे के समय
अत्यधिक कोहरे के समय सिग्नल देने के लिए इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा कोहरे में देख सकते हैं तो इसकी लाइट ऑन कर देते हैं ताकि रनवे दिख जाए। सिग्नल देने के लिए देखा होगा, जैसे कोई प्लेन उतरना चाह रहा है, अब नीचे कोहरा है तो उसको रनवे दिखेगा ही नहीं, हवाई पट्टी दिखेगी नहीं, तो हवाई पट्टी के दोनों तरफ किसके लैंप जला देते हैं? नियॉन के लैंप, ताकि वो हवाई पट्टी उसको दिखने लग जाती है और वो आसानी से उतर सकता है। तो ये क्वेश्चन खूब बार आता है, कोहरे में देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? नियॉन के लैंप का यूज़ करते हैं। लिख लो इसको। ऑक्सीकारक, अपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब आगे आएंगे आपके। ऑक्सीकारक अपचायक पढ़ाऊंगा पूरा मैं आपको सिलेबस में, वहाँ समझ में आएगा। ऑक्सीकारक का मतलब ऐसे होता है जो आसानी से दूसरों का क्या करे? ऑक्सीकरण करे, और स्वयं का क्या करे? अपचयन। अब आपको ऑक्सीकरण अपचयन ही नहीं पता तो ये समझ में आएगी नहीं अभी, तो ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ने के बाद आपको ये बात समझ में आएगी। लिख दिए? ये हो गए 1 से 20 के मेन परमाणु, अणु तो नहीं, परमाणु और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब इसके अलावा 20 के अलावा आपको क्या क्या याद रखने हैं एक्स्ट्रा, वो ध्यान दो। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 20 के अलावा जो आपको अलग अलग याद रखने हैं वो कौन कौन से? सुनो इधर देखो बोर्ड पे, आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा कि बताओ व्हाइट गोल्ड, श्वेत सोना किसे कहा जाता है? श्वेत सोना किसे कहेंगे भाई? पीटी। केमिस्ट्री में पूछे तो आंसर देना है प्लेटिनम। पता है क्या? लेकिन 4 ऑप्शन में दे फसलें, तो फसलों में आप किसे कहोगे? कपास, कॉटन। पढ़े होंगे, ऐसे क्वेश्चन खूब बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, दूसरा ऐसे ही पूछेगा, बताओ ब्लैक गोल्ड कौन है? काला सोना। तो केमिस्ट्री में पूछा जाए तो आंसर क्या दोगे? केमिस्ट्री में पूछा जाए तो आंसर दोगे कोयला। कोयला ऑप्शन नहीं है तो आंसर देंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के लिए हालांकि एक नाम और यूज होता है, इसी को बोलते हैं लिक्विड गोल्ड, तरल सोना या द्रव सोना भी कहा जाता है। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। ऑप्शन में फसलें दें तो किसको कहोगे? अफीम को कहोगे, क्योंकि इसकी तस्करी की जाती है भाई, ओपीएम इसका नाम है। तो क्वेश्चन बायो में आपके ऐसे आता है क्या कि बताइए अफीम प्लांट के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जड़ से, तने से, पत्ती से या फूल से? किससे? फूल से। बिल्कुल गलत है। किससे? ध्यान रखना, अधपके फलों से प्राप्त की जाती है। ये क्वेश्चन खूब बार पूछा गया है। तो अफीम प्लांट के अधपके फलों से प्राप्त की जाती है, अनराइप्ड फ्रूट्स। ठीक है, चलिए फिर इसके अलावा आपको पूछेगा ब्लू गोल्ड, नीला सोना। बताओ नीला सोना कौन सा है? अरे हनी सिंह एक ही तो गाना गाता है, आज ब्लू है क्या पानी, पानी। तो पानी को क्या कहा जाता है? नीला सोना कहा जाता है। अब देखो इसको रिलेट करो कि पानी सबसे ज़्यादा कौन से प्लेनेट पे है? कौन से प्लेनेट पे? पृथ्वी पे। लगभग 3/4 पानी है, इसलिए पृथ्वी कौन सा प्लेनेट है? ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह। सौरमंडल है ना सिलेबस में, वहाँ क्वेश्चन आता है नीले ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? पृथ्वी को। अच्छा, पानी में कौन पाई जाती है?
मछली पाई जाती है क्या? तो मछली की वजह से क्रांति कौन सी हुई? नीली क्रांति। हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट करती है कहीं ना कहीं। अंधाधुन रटोगे तो रटते रहोगे, कॉन्सेप्ट से जोड़ते रहो और समझते रहो। क्लियर है? याद आ जाएगा? कर लो कभी। टीवी देखते हो क्या? नहीं देखते? चलो फिर छोड़ो। लिखो फटाफट से, लिखो। ये देखते हो तो बंद कर दो नालायक और पढ़ लो। मुझे तो पता यही करना था, कौन कौन देखता है। टीवी देखने का टाइम मिल जाता है आप लोगों को? टॉपिक क्या चल रहा है अभी भी? ग्लैंड से चल रहा है? आज हो गया खत्म? हटाएं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट सुनो। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? बताओ। हाइड्रोजन है क्या? क्यों? हाइड्रोजन तो अधातु है। वेरी गुड। भविष्य की धातु कहलाती है टाइटेनियम। इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है मेडिकल्स के अंदर आजकल। मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड। कौन है मूर्खों का सोना? मूर्खों का सोना कहा जाता है FeS2 को, आयरन पायराइट। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन पायराइट में गोल्ड है क्या? है क्या? गोल्ड का सिंबल क्या होता है? यही होता है। इसमें तो गोल्ड है ही नहीं, गोल्ड जैसी चमक होती है, इसलिए बहुत बार लोग इसको नकली सोना समझा करके पकड़ा जाते हैं, नुकसान कर देते हैं। तो मूर्खों का सोना। क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर कहा जाता है किसको? पारे को। पारा कहाँ भरा जाता है? थर्मामीटर में भरा जाता है क्या? तो थर्मामीटर को जैसे ही बॉडी पे टच करते हैं तो वो कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, उसका लेवल बढ़ेगा तो तुरंत चेंज होता है लेवल। तभी तो मालूम पड़ता है बुखार आ रहा है, तो तुरंत चेंज हो रहा है, तो इसलिए लगा दिया क्विक।
और दिखने में किस कलर का दिखता है? सिल्वर, चमकीला होता है ना, इसलिए पारे को कहा जाता है क्या? क्विक सिल्वर। याद आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, आशा धातु, होप मेटल। आशा धातु कहा जाता है यूरेनियम को। यूरेनियम का यूज़ करते हैं परमाणु बम बनाने में, नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय विखंडन में यूज़ करते हैं। ठीक है, यूरेनियम। फिर नेक्स्ट, भय धातु। भय धातु कहलाती है कौन? प्लूटोनियम। हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराए थे ना, तो वहाँ जो एक बम बना हुआ था वो किसका था? प्लूटोनियम का था। तो लोग आज भी डरते हैं अगर वो गिरेगा तो तबाही हो जाएगी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक और थोड़ा सा याद रखना है, फिलोसोफर्स वूल। फिलोसोफर्स वूल, हिंदी में कहते हैं इसको दार्शनिक की ऊन। दार्शनिक की ऊन। ऊन के जैसा सॉफ्ट पाउडर की फॉर्म में होता है ये होता है जिंक ऑक्साइड, ZnO। तो जिंक ऑक्साइड को दार्शनिक की ऊन कहा जाता है। कुछ बातें और ध्यान रखिए, जैसे आपको पूछी जाएगी Ag के बारे में। Ag का नाम होता है सिल्वर, और लैटिन नाम क्या होता है इसका? अर्जेंटम होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है? सिल्वर है क्या? ये क्वेश्चन खूब बार पूछा गया है। धारा का सर्वश्रेष्ठ चालक, धारा का सर्वश्रेष्ठ चालक, बेस्ट कंडक्टर ऑफ करंट कौन है? सिल्वर। दूसरी बात, सिल्वर के कुछ कंपाउंड याद रखने हैं आपको, AgCl, AgBr, AgI, AgNO3। खूब बार एग्जाम में आते हैं ये। क्या आता है? इनका नाम एक तो पता होना चाहिए। AgCl का नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है? सिल्वर आयोडाइड। इसका नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। बिल्कुल। तो इसका तो कोई डेली यूज में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता, इसका तो केवल नाम याद रखना है कि इसी को कहा जाता है हॉर्न सिल्वर। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछते हैं कि हॉर्न सिल्वर के नाम से किसको जानते हैं? किसको? AgCl को। हॉर्न सिल्वर का कोई मतलब नहीं है, नाम है इसलिए याद रख लेना। ठीक है, तो हॉर्न सिल्वर कहते हैं। आपको कोई पूछेगा नहीं क्या होता है क्यों होता है, वो तो समझाने के लिए मैं कुछ एक एग्जांपल आपको ऑप्शन बताता हूँ कि इनके एक्सप्लेनेशन ये है, पर इनके नाम है, इनको याद रखना है। AgBr, इसका यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में। कहाँ? फोटोग्राफी में। देखा होगा पुराने टाइम में जो कैमरे आते थे जिसमें रील डलती थी, तो वो मना करता था कि इसको उजाले में नहीं खोलना, क्योंकि उसके ऊपर लेप होता था किसका? AgBr का। जैसे उजाले में खोलोगे उसके ऊपर प्रकाश गिरेगा, प्रकाश गिरेगा तो उसके ऊपर पूरी फिल्म जो होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो फोटोग्राफी में उसका यूज़ करते हैं AgBr का। AgI, सिल्वर आयोडाइड, इसका यूज़ करते हैं कृत्रिम वर्षा में, आर्टिफिशियल रेन में। बारिश नहीं होती तो इसका छिड़काव कर देते हैं बादलों पर, जिससे क्या होती है? वर्षा होती है। तो कृत्रिम वर्षा में किसका यूज़ करना है? AgI का। और डेली यूज़ में नहीं करते क्योंकि महंगा होता है ये। AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वही होता है जो आपने पढ़ा होगा, चुनाव की अमिट शाही। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर्स में। चुनाव की अमिट शाही, वोटिंग इंक जिसको कहा जाता है। वोट डालने गए हो ना, तो वो इंक लगाता है, वो क्या होती है? ये सिल्वर नाइट्रेट होती है, जो आसानी से मिटती नहीं है, लंबे समय के बाद मिटती है। तो ये AgNO3 याद रखना, आप लोग पूछा जाता है पेपर्स में। ठीक है भाई, चलो। तो Ag के बारे में ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। ये तो लिख लिया, लिखो इसको। क्या? आशा धातु, होप मेटल इसको कहते हैं। मतलब इसका यूज़ करते हैं यूरेनियम का क्या बनाने में हम लोग?
नाभिकीय विखंडन में यूज़ करते हैं परमाणु बम बनाने में, तो उनको हमको इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा मिलती नहीं है। तो हम सोचते हैं भाई अगर ये इस तरह से निकलती रही, होप करते हैं कि हमारे इंडिया में निकलती रहेगी, तो आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए होप मेटल कहा जाता है इसको। कर लिया कॉपी? चलो अगला पढ़ो। चेंज करें? फूल्स गोल्ड मीन्स मूर्खों का सोना, जिसको मूर्ख बना करके आपको दे जाए। फिर आ गई है।
लिख लिया? हटाएं? चलो लिखे आगे। ठीक है, ये सारी बातें किसके बारे में याद रखनी है? सिल्वर के बारे में। ऐसे ही कुछ बातें आपको गोल्ड के बारे में याद रखनी है। गोल्ड को किससे लिखते हैं? AU से। AU का मतलब औरम, औरम का मतलब सोना। कौन सा वाला सोना है ये? मेटल। तो सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, ये आसानी से किसी से क्रिया नहीं करता, और आसानी से क्रिया नहीं करता तो गोल्ड और प्लेटिनम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, मुक्त या स्वतंत्रता पूर्वक पाए जाते हैं, मुक्त रूप से या स्वतंत्रता पूर्वक पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, प्रकृति में स्वतंत्रता पूर्वक पाए जाने वाली धातुएं कौन सी हैं? गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये प्रकृति में मुक्त या स्वतंत्रता पूर्वक पाई जाती है। दूसरी बात, ये आसानी से किसी से क्रिया नहीं करता, इसलिए गोल्ड जो होता है ये कहलाता है किंग ऑफ मेटल्स, धातुओं का राजा। तो धातुओं का राजा कहलाता है कि राजा भी हर किसी से क्रिया नहीं करेगा, हर किसी से बात नहीं करता, तो ये भी हर किसी से बात नहीं करता भाई, किसी से क्रिया नहीं करेगा। फिर अगली बात, गोल्ड के अंदर दो गुण आपने खूब पढ़े होंगे, एक तो आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, इसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी, मैलिएबल, मैलिएबल क्या मतलब होता है इसका? और एक पढ़ते हो तन्यता, डक्टाइल। ऐसा पढ़े हैं क्या? कुछ नहीं पढ़े? तो इसका मतलब बताओ। आघात वर्धनीयता का मतलब पीटने पर टूटे नहीं, किस में बदल जाए? पतली चादरों में बदल जाए। तो पीटने पर पतली चादरों में बदलना, यह गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। और तन्यता का मतलब होता है खींचने पर पतले तारों में बदलना। ये तारे वही है स्टार्स, स्टार वाले नहीं, वायर्स, थिन वायर्स, तारों में बदलना। तो क्वेश्चन आता है ये दोनों गुण सर्वाधिक किसमें? तो ये दोनों गुण मैक्सिमम होते हैं किसके अंदर? गोल्ड में। तो क्वेश्चन आता है कैसे? बताओ सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन? सोना है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन है? इसलिए इसका यूज करते हैं किसमें? ज्वेलरी के अंदर, क्योंकि आसानी से ये लंबी चादरों में बदल सकता है, तारों में खींचे जा सकता है इसको। ठीक है, चलिए अगली बात इसके बारे में। क्वेश्चन पूछता है सोने की शुद्धता किसमें नापते हैं? सोने की शुद्धता कैरेट में नापी जाती है। किस में नापी जाती है? कैरेट को किससे लिखते हैं? C से। क्वेश्चन पूछता है शुद्धतम सोना कितने कैरेट का? तो शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का, लेकिन परंतु आभूषण कितने कैरेट के बनाए जाते हैं? ज्वेलरी बनाई जाती है 22 कैरेट से। क्यों भाई? क्यों भाई? क्योंकि जो शुद्धतम सोना होता है वो सॉफ्ट होता है, टूट जाएगा आसानी से, ड्यूरेबिलिटी नहीं रहेगी, तो उसके अंदर आपको मजबूती देने के लिए कुछ मिक्स करना पड़ेगा। अब सोने के अंदर कुछ मिक्स कर दी मेटल, तो फिर वो शुद्धतम रहा ही नहीं, वो तो अशुद्ध हो गया। तो इसलिए हम लोग बात करते हैं कि 24 की जगह हम लोग किससे बनाते हैं? ज़्यादातर 22 कैरेट से। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, 22 कैरेट में आपने क्या मिलाई है? अशुद्धि मिलाई है क्या? क्या मिलाया अशुद्धि के रूप में? तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है। 22 कैरेट अगर गोल्ड है तो ये ध्यान रखना उसमें 22 भाग तो क्या होता है? गोल्ड होता है, और बचे हुए 2 भाग उसके अंदर क्या होती है? अशुद्धि होती है।
अब वो पूछता है अशुद्धि या इम्प्योरिटी के रूप में किसको मिलाते हैं, या तो मिलाते हैं Ag को या मिलाते हैं Cu को। तो Cu यानी कॉपर, या क्या मिलाते हैं, चांदी। तो क्वेश्चन आता है सोने में अशुद्धि के रूप में क्या मिलाया जाता है, या तो तांबा मिलाया जाता है या चांदी मिलाई जाती है। कहानी समझ में आ गई? ठीक है। अब ये क्या कहानी है, तो ध्यान रखना, सोने को हमेशा 24 भागों में नापा जाता है। सोने को हमेशा 24 भाग में नापा जाता है। सोना हमेशा 24 भाग के अंदर काउंट किया जाता है। तो आप ऐसे ध्यान रखना कि ये 22 कैरेट गोल्ड है, तो जितना कैरेट गोल्ड होता है उतना भाग उसमें सोना होता है। अगर ये 20 कैरेट गोल्ड होता तो कितने भाग सोना, 20 भाग सोना। 16 कैरेट का गोल्ड होता तो कितने भाग सोना, सोना। तो 16 कैरेट गोल्ड होता तो 16 भाग सोना, 22 कैरेट गोल्ड है तो कितने भाग सोना, 22 भाग। अब टोटल भाग कितने होते हैं सोने को नापने के लिए, 24 भाग। तो जब 22 भाग सोना है तो बचे कितने भाग, 2 भाग। तो बाकी बचे हुए भाग में क्या होती है, अशुद्धि होती है। ठीक है। तो आप अशुद्धि कितने भी मिलाओ, सोने का नामकरण किसके आधार पे किया जाता है, कि उसमें सोना कितना भाग मिलाया गया है। बात समझ में आ गई? तो दिमाग लगा के बताओ, अगर ऐसे में लिखना चाहूँ तो 20 कैरेट गोल्ड को कैसे लिखूंगा, बताओ बताओ। 20 भाग सोना, वेरी गुड, और 4 भाग चांदी। समझ आ गई? अब तो अशुद्ध, चांदी मत बोलो, ये बोलो अशुद्धि है। वो किसी की भी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है, चांदी की भी। समझ में आया बिल्कुल अच्छे से? तो क्वेश्चन पूछा गया है पेपर के अंदर 18 कैरेट का। 18 कैरेट गोल्ड को कैसे लिखोगे, 18 भाग गोल्ड और 6 भाग अशुद्धि। अब समझ में आ गई क्या बात? तो सोने को इस तरह से नापा जाता है। ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आया था, एक बार किसी एग्जाम में देखो क्या आया था। क्वेश्चन ऐसे आया था, 18 कैरेट में गोल्ड का प्रतिशत है, 18 कैरेट में गोल्ड का प्रतिशत होगा ABCD 18%, 82%, 12.5%, 75%। अब ये कैसे सोल्व करें? तो देखो दो तरीके। पहला तरीका तो फॉर्मूला पता हो, तो गोल्ड का परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला ध्यान रखना। गोल्ड का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, कितने कैरेट में दिया है आपको, अपॉन डिवाइड बाय 24 और परसेंटेज के लिए इनटू 100, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। जैसे आंसर क्या आएगा इसमें, 18 कैरेट मतलब कैरेट की वैल्यू कितनी दे दी आपको, डिवाइड बाय कितना 24 इंटू 100, कितना आ जाएगा ये, 6 से काट दो इसको, 3 बार, 4 बार, 25 बार, 25 इंटू 3। आ गई बात समझ में? सीधा लिख दूं इसको, कितना परसेंट? क्लियर है? अरे बोलो। तो 75% गोल्ड आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला याद रह जाएगा आपको? रह जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं याद रहे तो क्या दिमाग लगाना है, सिंपल सी मैथमेटिक्स लगानी है। क्वेश्चन है 18 कैरेट में निकालना है, तो मुझे बताओ दिमाग लगा के, 18 कैरेट गोल्ड में निकालना है, 18 कैरेट, तो 18 कैरेट कितने भाग में से होता है, 24 भाग में से तो होता है। तो टोटल भाग नीचे 24 और परसेंटेज है तो 100। क्यों फॉर्मूला रटना है इसमें जबरदस्ती? जितना कैरेट दे डिवाइड बाय 24 कर दो कि 24 में से तो निकलेंगे। आपके पेपर हुआ है 100 नंबर का, ठीक है, और आपको परसेंटेज निकालने हैं। तो किसी के 40 नंबर आए, तो 40 नंबर आए तो 100 में से ही है, तो 40/100 इंटू 100। ठीक है। किसी के 60 नंबर आए तो 60/100 इंटू 100। तो नीचे डिवाइड किसका होता है, टोटल का ही तो होता है। तो नीचे तो डिवाइड उसी का करोगे जितना टोटल में से निकलेगा। अब यहाँ पे 18 दे, 12 दे, 15 दे, 17 दे, क्या फर्क पड़ रहा है, उससे हो जाएगा सोल्व। तो ये तो आ चुका कि 18 कैरेट में गोल्ड का परसेंट कितना, 75%। अगली बार जरूर थोड़ी यही पूछे, अगली बार पूछ ले 18 कैरेट में अशुद्धि का परसेंट बताओ, तो कैसे सोल्व करोगे? तो जब 75% गोल्ड ले तो बचा हुआ 25% क्या होगी, अशुद्धि। फिर भी अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालोगे? अशुद्धि कितनी, 6 भाग, कितने भाग में से, 24 भाग में से, इंटू 100। 6/24 इंटू 100 कितना होता है, 6 चौक 24, 4, 100/4, 25 आ गया आंसर।
थोड़ा सा स्मार्टनेस रखनी, जरूर नहीं हर चीज़ का कॉपी में लिखा हुआ हो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? ओके, क्लियर है? कर लोगे सोल्व? तो अब दिमाग लगा के चलाओ और आंसर मुझे बताओ। कौन बताएगा? ये वाली का बताएगी। 24 कैरेट में गोल्ड का परसेंट कितना? बाकी लोग मत बोलना। 24 कैरेट में गोल्ड का प्रतिशत। अरे शांति रखो, बाकी लोग भी आंसर सोचो मन में। 24 कैरेट में गोल्ड का प्रतिशत कितना होगा? अरे उस पीछे वाली को बता कितना। हाँ ये बताएगी कितने परसेंट है। 24% ही आएगा ना, नालायक। 24 कैरेट में 24% गोल्ड, 100% आएगा ना। इसमें क्या इतनी दिमाग लगानी है? 24 कैरेट में गोल्ड का परसेंट 24 कैरेट में निकालना है तो 24 डिवाइड बाय कितने में से आता है? 24 में से, इंटू 100। 24/24 इंटू 100, 24 आंसर आएगा, 100 आएगा। तभी तो आप कहते हो 24 कैरेट में कितना परसेंट गोल्ड आया? 100%। इसलिए 24 को आप लोग शुद्धतम सोना बोल देते हो, कहानी खत्म। कर लोगे? और 20 कैरेट में गोल्ड का अगर परसेंट पूछता तो 20/24 इंटू 100 आता, गुणा भाग अपने को आता ही है। अरे कर लोगे ना? भूलोगे तो नहीं? किसको? अरे मेरे को तो भली मत याद रखना तुम, ये याद रख लेना बहुत है, सिलेक्शन इससे हो जाएगा। यहीं से लिखना था क्या? ये भी लिखना है? ये लिखो जल्दी। ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत तेज है, देखो सारे उन्होंने आंसर दे दिया। हाँ ऑनलाइन है तो क्या हो गया? तुम ऑफलाइन हो? दोनों ही हो? आंसर स्पीड में आना चाहिए ऑनलाइन वालों से पहले सबका, और ऑनलाइन वालों का आंसर ऑफलाइन वालों से पहले आना चाहिए। कंपटीशन पढ़ाई में रखो तब मजा आता है पढ़ने में। घर पे पढ़ रहे हो डेली के डेली? ठीक है। बच्चा पूछा सर व्हाइट गोल्ड येलो गोल्ड से एक्सपेंसिव क्यों होता है? अब आधों को तो ये पता नहीं होगा व्हाइट गोल्ड कौन सा है, येलो गोल्ड कौन सा है। व्हाइट तो प्लेटिनम होता है, येलो गोल्ड जो आप ये गोल्ड यूज करते हो, तो प्लेटिनम और गोल्ड में महंगा कौन है? प्लेटिनम है। क्यों है? क्योंकि वो महंगा है, इसलिए महंगा है ना। क्यों महंगा है? ये एक बच्ची इंटेलिजेंट है, सीधी सी बात है। किसी की रेट तब बढ़ती है जब उसकी मात्रा कम हो। बात समझ में आई क्या? जो जमीन से कम निकलेगा वो अपने आप महंगा होगा, तो प्लेटिनम कम पाया जाता है इसलिए वो ज्यादा महंगा है। पीछे आ जाऊं उधर। इसको तो उसकी पड़ी है नालायक को टीपने की। यूं नहीं सुने काम का क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसका आंसर। नोट्स लिखाने दो इनको, तो बस नोट्स इकट्ठे करके फ्रेम करा के रख देना तुमको लिखने में इतना मजा आता है ना, ऐसा लगता है जैसे सारा पैसा वसूल तुम नोट्स बना के करोगे। समझ आए नहीं आए वो सब बात की बात है। नोट्स तो सर बढ़ाने दो एक बार। हटाएं इसको। मतलब बच्चे इतने फालतू क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक लड़की पूछे प्लेटिनम के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते? बनाए जाते हैं, किसने कहा नहीं बनाए जाते? तुम्हारे पास नहीं इसका मतलब नहीं बनाए जाते। अंगूठियाँ आप देखना, इसकी अंगूठी आती है बहुत महंगी आती है, बनाए जाते हैं। आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, हर चीज़ बन जाएगी। क्या रेट? मेरी दुकानदार हूँ यहाँ पे, तुम्हें रेट बताऊंगा प्लेटिनम कितने रेट चल रही है। मतलब फालतू के सारी बातें बताए तुम्हें। चलो इसको हटाओ, लिखो इसको जल्दी से।
अभी आपको पता है क्या महंगे हो रहे हैं? नींबू महंगे हो रहे हैं। क्यों? आ कम रहे हैं अभी, इसलिए गर्मी का टाइम है, खपत ज़्यादा है, आ कम रहे हैं, महंगे हो गए, सीधी सी बात है। तो कोई चीज़ महंगी तभी होती है जब उसकी मात्रा कम हो, अबंडेंस कम हो। और ये चीज़ ज़िंदगी में भी लागू होती है, ध्यान रखना। ज़िंदगी में अपनी अवेलेबिलिटी कम करो, आपकी रेट अपने आप बढ़ जाएगी। हर किसी के लिए अवेलेबल होना बंद करो। दोस्त ने फ़ोन किया, चल आज मूवी देखें, हाँ चल, मैं तो कब से सोच रहा था, ऐसे नहीं, उसको कि पढ़ना है मेरे को, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ज़िंदगी में अपनी अवेलेबिलिटी जितनी कम रखोगे, आपकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। इकोनॉमिक्स का यही रूल होता है, डिमांड एंड सप्लाई। जिसकी सप्लाई जितनी कम, अवेलेबिलिटी जितनी कम, उसकी डिमांड, उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा। और ये रियल लाइफ में भी काम करता है कॉन्सेप्ट। लोगों के लिए अवेलेबल होना कम करो, अपने आप पर ध्यान दो। पर अपन अपने आप पे ध्यान तो तब देंगे जब बातों से फुर्सत मिलेगी। कुछ लोगों को तो फुर्सत ही नहीं मिलती बातों से, कंटिन्यू गर्दन इधर करती, पंचायत स्टार्ट हो जाती है अपनी। फिर सोचते हो रहे कि हमारी वजह से आप जल तो नहीं रह गई। मतलब एक तो मूर्खता, उस पे बड़ी मूर्खता कर रहे हो। तो पढ़ने पे ध्यान दो, बातें करने की जगह। अपने आप समझ जाओ, मैं बोलना नहीं चाहता। लिख दिया? हटाया जाए? चलिए क्वेश्चन लिखो इसका, ये आया हुआ है बहुत बार एग्जाम्स में। ये पेन किसका है, इसको उठा। पेनों को कभी ऐसे गिराया मत करो पैरों में, इसी की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी चलेगी। नहीं, बहुत ज़रूरी है। कर ले कॉपी, चलो। हमारा हथियार एक ही तो है, एक पेन ही तो है। अपने जो कुछ दिलाएगा, जब पेन ही दिलाएगा, है ना। पेनों को कभी पैरों में नहीं गिराते। सबसे बढ़िया यही हथियार है भाई अपना। तो जिंदगी आपकी और हमारी इसी पे चलेगी। चलिए, तो गोल्ड की सारी कहानी लिख ली। एक और इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट लिखना है, किसका? Hg का, पारा। इसी को क्या कहते हैं? मरकरी। मरकरी की कुछ एक बातें ध्यान रखो, फटाफट से सुनो। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो इसका लैटिन नाम बता ही दिया आपको मैंने। क्या नाम बताया था? हाँ बताओ। प्लम्बम, वेरी गुड। ये प्लम्बम है नालायक। प्लम्बम पीवी से स्टार्ट होगा। चलो बोल के बता, इधर देख क्या लिखा हुआ है ये, हाइड्रार्जिरम। ठीक है, तो पारे का लैटिन नाम ये होता है। फिर पारे को मैंने एक और बात बता दी, इसको क्विकसिल्वर भी कहा जाता है। बताया था क्या?
ठीक है, क्विकसिल्वर कौन है? पारा है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात, पारा जो होती है ये धातु है या धातु है? धातु है। और धातु का बचपन से एक गुण पढ़ते हैं कि धातु है सामान्य तो कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातु कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस। लेकिन ये ठोस नहीं है, ये कौन सी अवस्था में? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होती है? एक द्रव धातु है, लिक्विड मेटल है। ठीक है, कौन? पारा। तो पारा कैसी धातु होती है? द्रव धातु होती है। लेकिन कब? ब्रैकेट में देखना है आपको, कमरे के ताप पर। अब एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया मैंने यूं ही, कमरे का ताप कितना होता है? बालक बोलता सर ये तो डिपेंड करता है कमरे में कौन है। ऐसा कुछ नहीं है, कमरे का ताप फिक्स है। ठीक है, डिपेंड नहीं करता है, मर्जी से कुछ भी आंसर देते हो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स होता है भाई। ठीक है, तो आपको पूछे कमरे का ताप कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी होने से फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो। तो पारा कौन सी धातु है? द्रव धातु। कब? कमरे के ताप पर। क्या इसके अलावा और कोई अन्य द्रव धातुएं हैं? है ना, लाइक नहीं। क्या तुम्हें वो पता नहीं है तो है नहीं इसका मतलब। इधर देखो, नोट। इसके अलावा अन्य द्रव धातुएं कौन सी है? क्या है? कौन बोला? ब्रोमीन। बिल्कुल गलत है नालायक। इधर देख, ब्रोमीन अधातु होती है। द्रव तो है लेकिन वो द्रव अधातु है। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी मैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। मेरे को पता है, आपको पता है कि क्या गलत है क्या नहीं है। तो अन्य द्रव धातुएं बताओ कोई। अन्य द्रव धातुएं होती है, एक तो गैलियम, एक होती है सीजियम। ठीक है, गैलियम और सीजियम, ये भी द्रव धातुएं हैं। लेकिन ये कमरे के ताप से अधिक ताप पर है। कमरे के ताप से अधिक ताप पर, मतलब ये 27-28 डिग्री के आसपास होती है। ठीक है, ये होती है 27-28 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पे, 25 पर नहीं होती। तो कमरे के ताप से अगर ज़्यादा ताप हो जाता है तो ये किस अवस्था में आ जाती है? लिक्विड। लेकिन कमरे के ताप पर द्रव कौन है? पारा है। ठीक है, अब काम की बात सुनो। अब इस क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है पेपर के अंदर? क्वेश्चन पूछा है ऐसी धातुएं बताओ जो हथेली में लेने पर पिघल जाती है। अब बच्चा सोचता है ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो थोड़ी सी अक्कल लगाओ। हथेली में लेने पर पिघलना मतलब हथेली अपने हाथ का पार्ट है और हमारे हाथ का पार्ट है, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? जितना हमारी बॉडी का है। बॉडी का कितना? 37। और ये कितने डिग्री पे मेल्ट हो जाएगी? 25 पे हो जाएगी। तो 37 पे होगी क्या? जब 25 पे होगी तो 37 पे तो अपने आप ही होगी। तो हथेली में लेने पे कौन पिघलेगी? ये दोनों पिघल जाएगी। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन आता है कि ये हथेली में लेने पर क्या हो जाती है? पिघल जाती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हथेली में पिघल जाती है। ठीक है, अरे समझ आई क्या? ठीक है, तो ये तो कौन सी है? द्रव धातुएं। ऐसे एक द्रव अधातु भी है, नोट डाल के आपको ध्यान होना जरूरी है। द्रव अधातु एक ही एकमात्र, तो एक मात्र द्रव अधातु नॉन मेटल, वो कौन है? वो ब्रोमीन है। ठीक है, तो ब्रोमीन द्रव है, सही है, लेकिन ब्रोमीन एक अधातु होती है, नॉन मेटल होती है। और मेटल कौन कौन सी? गैलियम, सीजियम और पारा। तो क्वेश्चन सुनना ढंग से जो पेपर में आया। पेपर में निम्न में से द्रव धातु है, पहला पारा, दूसरा गैलियम, तीसरा सीजियम, चौथा उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव धातु है, पारा, गैलियम, सीजियम, उपरोक्त सभी। तब आंसर केवल क्या जाएगा? पारा। एकमात्र द्रव अधातु है ब्रोमीन। ठीक है, चारों क्वेश्चन क्लियर है? ये चारों अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर पारे की अगली बात कर रहे थे, तो पारे का अगला नोट। पारा एक गुण है इसका, पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर, अन्य धातुओं के साथ मिलकर, पारा खुद भी एक धातु है क्या? और ये अन्य धातु के साथ मिलेगा तो धातु प्लस धातु मिल जाएगी। तो धातु और धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु। इंग्लिश में कहते हैं अलॉय। सुना है क्या नाम? तो पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, जिसे अमलगम कहा जाता है। कौन सा गम है ये? अमलगम।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमलगम का निर्माण कौन करता है? पारा करता है। किसके साथ मिलके? अन्य धातुओं के साथ मिलकर, ठीक है, इसे अमलगम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पूछ लिया आपको, जैसे जिंक फेमस है, जिंक के साथ Hg जुड़ गया, अब इसका नाम क्या हो गया? जिंक अमलगम। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, पारे को किसी भी धातु के साथ रखेंगे तो वो उस धातु के साथ क्या बना लेगा? अमलगम बना लेगा। तो अब अगर हमको क्या करना है, पारे का स्थानांतरण करना है, पारे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो अगर आपने किसी धातु के पात्र में रख दिया उसको और उसको लेके गए, तो जहाँ उतारोगे वहाँ आपको क्या मिलेगा? पारा या अमलगम? अमलगम मिल जाएगा। हमको तो अमलगम चाहिए नहीं, हमको तो पारा चाहिए था। तो फिर पारे का स्थानांतरण किस में करें? तो पारे का स्थानांतरण किस धातु में किया जाता है? कांस धातु नहीं है सबसे पहली बात तो पारे का स्थानांतरण उस धातु में करेंगे जिसके साथ वो क्या नहीं करे? क्रिया नहीं करे, अमलगम नहीं बनाए। तो मतलब वो पूछना क्या चाह रहा है? पारा किस धातु के साथ अमलगम का निर्माण नहीं करता। बहुत बार आ चुका पेपर में, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है? पारा आयरन के साथ क्या नहीं करता? अमलगम का निर्माण नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसके साथ रिएक्टिविटी इसकी कम होती है, निर्माण नहीं करता। अतः पारे का स्थानांतरण, अतः पारे का स्थानांतरण किसके पात्रों में? बोलो, लोहे के पात्रों में किया जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बात? तो अगर धातु पूछे तो किसमें? लोहे में। इसके अलावा कांच में भी कर सकते हैं, क्योंकि कांच से भी क्रिया नहीं करता, पारा कांच से भी क्रिया नहीं करता। हाँ वही बात है, कांच से भी क्रिया नहीं करता। तो इसको कांच के पात्रों में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कांच धातु नहीं है। कांच तो क्या, एक मिश्रण है। बात समझ में आ गई? इसलिए तो थर्मामीटर किसका बनाया? कांच का, क्योंकि ये कांच से क्रिया नहीं करेगा। समझ आ गई बात? एक बच्ची ने पूछा, सर धातु धातु इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, कैसे याद करें? धातु धातु पढ़ाऊंगा आगे, टेंशन मत लो, वहाँ आ जाएगी। ठीक है, यहीं से लिखना था क्या? फटाफट लिखो। नेक्स्ट करें। ये कहाँ से आ गई?
कर लिया कॉपी? आज 4th क्लास है ना? चौथी क्लास? तीसरी? 2 ही दिन हुए आपको पढ़ाते हुए? नहीं, 2 तो ज़्यादा हो गए। 5वीं है? कोई अच्छे से जमा के लिख रहा है क्या? मेरे को लास्ट में कॉपी देना। अच्छे से लिख रही हो, साफ सफाई से, डेट डाल के लिखना। बायो क्लास कितनी देर चलती है? 2 घंटे। हाँ, कल से नहीं आएंगे? आएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? हटाएं इसको। चलिए कुछ बातें और देख लीजिए, अभी बाकी 2-5 मिनट आपके। अरे कहीं का टाइम हो गया, देखो। कल तो करेंगे, वापस क्यों टेंशन ले रहे हो? और आज का जो मजा है वो कल में कहाँ है? देखो इधर बोर्ड पे क्वेश्चन पूछा जाता है, पारे का अयस्क कौन सा है? अयस्क को बोलते हैं और। जमीन से आपको पारा किस रूप में मिलेगा? तो पारे के अयस्क का नाम आपको पता होगा क्या? बार। कौन सा बार है ये? सिनेबार। सुना है क्या नाम? HGS। तो पारे का अयस्क होता है सिनेबार। फिर इधर देखो बोर्ड पे, बाद में लिखना, पारे का यूज। पारे को कहाँ कहाँ भरा जाता है? चलो बताओ। पहला, थर्मामीटर में भरते हैं क्या? थर्मामीटर नापता क्या है? शरीर का ताप मापता है। शरीर का ताप मापता है। कितना ताप होता है बताओ? सामान्य व्यक्ति का ताप कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बोलो 98.6 फ़ारेनहाइट। केल्विन में बोलो 373, 373। ऐसा है क्या? चल नालायक। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदलते हैं? 273 जोड़कर। तो 37 में 273 जोड़ो, क्या होगा? अरे 280। अरे 310 हो जाएगा। 273 प्लस 37 310 आएगा। तो 310 केल्विन में सामान्य व्यक्ति का शरीर का ताप। दूसरा, और पारे को कहाँ भरा देखा है आपने? हॉस्पिटल गए होंगे तो आपके हाथ पे से पट्टा सा बांधता है, वैसे पुस 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 करता है, वो क्या होता है? बीपी नापने वाला। उसका नाम क्या होता है? वेरी गुड, स्फिग्मो मैनोमीटर। इसी को बोलते हैं बीपी संयंत्र, बीपी एपरेटस, जो क्या नापता है? ब्लड प्रेशर नापता है। तो क्वेश्चन पूछता है सामान्य व्यक्ति का बीपी कितना होगा? 80 से, यही होता है क्या? अरे बोलो। हाँ क्या? हाँ सर गलत है, नालायक हूँ। ये होता है।
कितना होता है 80 से 120 या 120 से 80? 120 नालायक हो एक नंबर। 80 से 120 ही होता है। कभी भी ज़्यादा वैल्यू पहले नहीं बोली जाती, कम वैल्यू पहले बोली जाती है। 80 से 120 पर लिखा कैसे जाता है? 80 से 120, 120 ऊपर लिखा जाता है, 80 नीचे लिखा जाता है। हार्ट थोड़ी पढ़ाया अभी तक बायो में, सर्कुलेटर नहीं पढ़ाया ना, वहाँ आएगा, सर पढ़ाएंगे आपको कि एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक। सिस्टोल डायस्टोल आएगा नाम? कोई बात नहीं, आपको पता है ना, आपने तो पढ़ी हुई है बायो, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोल डायस्टोल क्या चीज होती है? सिस्टोल का मतलब होता है सिकुड़ना, सिस्टोल, सिस्टोल SYSTOL, सिस्टोलिक। सिस्टोल मतलब सिकुड़ना, संकुचित होना। और 80 वाला होता है डायस्टोलिक। डायस्टोल का मतलब होता है फैलना। ये आता है आजकल क्वेश्चन, ये हो गए पुराने क्वेश्चन। वो पूछता है बताओ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा है इसमें से? 120 है। और डायस्टोलिक कौन सा है? डायस्टोल मतलब होता है फैलना। डायस्टोल, डायस्टोल क्या लिखूँ इसमें? लिख देता हूँ चलो। इसका मतलब होता है फैलना और इसका मतलब होता है सिकुड़ना। तो 120 होता है सिस्टोलिक, 80 होता है डायस्टोलिक। ठीक है, जिसको आप कहते हो ऊपर वाला इतना है, नीचे वाला इतना है। अरे बताता ना डॉक्टर, ऊपर का इतना चल रहा है, नीचे का इतना चल रहा है, तो वो ऊपर नीचे अब आपको सिस्टोलिक डायस्टोलिक तो बोलेगा नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो वो आपको बोलता है ऊपर वाला बीपी आपके 120 है, नीचे वाला बीपी 80 चल रहा है। तो ये हाई और लो बीपी ये वाला होता है। ठीक है, चलो तो 2 हो गए। तीसरा कहाँ भरा जाता है? और मैनोमीटर में। मैनोमीटर नापता है क्या? गैसों का दाब। मैनोमीटर क्या नापता है? गैसों का दाब। और एक और चौथा बैरोमीटर। बैरोमीटर होता है दाब मापी। क्या नापता है? वायुमंडलीय दाब नापता है। वायुमंडलीय दाब मापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापता है। ठीक है, इन सब में क्या भरा होता है? पारा। पारा जलीला होता है बिल्कुल, लिख लो इसको। छूने से कुछ नहीं होता। mm of Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कल क्लास की छुट्टी रहेगी। ठीक है, हाँ, पारे से मिनीमाटा लिखेंगे आगे। पारे की अधिकता से रोग मीना माटा खूब बार आया पेपर में, अनगिनत बार, 5 करोड़ 5 लाख 525 बार आ चुका। वो सारे रोग में एक साथ लिखूंगा, पारे से, आर्सेनिक से, कैडमियम से, नाइट्रेट से, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटाई, सब खूब बार आते हैं एग्जाम्स में। मैं और की बात नहीं करता, अपन तो अपनी बात करते। अपन अपने पे काम करें ना, क्यों किसी और की बात करें। पर इस वाले में आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा आपको बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सारी चीज मैं लिखा दूंगा आपको। सब आएगा, पिछली बार भी आया, इस बार भी आएगा, टेंशन मत ले। बार बार आएगा, 1000 बार आएगा। नेक्स्ट, ये लिख के काट देना, ध्यान रखना एग्जाम में ये ऑप्शन सबसे पहले आता है, टिक लगा देते हो, ये गलत है। लिखने का तरीका ये होता है mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लिख दिया? ये भी लिख लो 2 लाइनें। रुक जा नालायक, रुक जा, इतनी जल्दबाजी मत करो। अच्छा, मैं लेट आता हूँ। सही है बेटा, तुम सिखाओगे अब मुझे, हैं?
सोच के बोल। और जितना मेरे पढ़ाए हुए से आएगा ना, तुमको बाद में पता पड़ेगा कितना आएगा। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा तुम्हारी क्लास। तुम ही बाद में परेशान हो गए कि सर कोर्स जल्दी नहीं होगा। वैसे ही ऐसे बोला करो कि वैसे ही ठीक है। कर लिया कॉपी? चलो भाई, थैंक यू।